नमस्ते आप सभी लोगों को और बहुत बहुत स्वागत है आपका बायोलॉजी की इस क्लास में। ये क्लास हमारी जो है वो बीपीएससी, यूपी पीसीएस और दूसरे स्टेट पीसीएस में जो जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। राइट। तो अभी आप जो है वो बायोलॉजी के इस सेशन में आ गए हैं और इस सेशन में हम जो है पिछले सेशन से आगे की बात करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपसे उत्तकों की बात की थी, जंतु उत्तक, जिसको मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि वो मानव के संदर्भ में हम जंतु उत्तक पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने शुरुआती जो उत्तक था जिसको हम एपिथेलियमी उत्तक बोल रहे थे या एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे थे, और जो दूसरे प्रकार का उत्तक था जिसको हमने संयोजी उत्तक कहा था, उस संयोजी उत्तक और एपिथेलियली उत्तक या एपिथेलियमी उत्तक के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो संयोजी उत्तक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने अभी सारे उत्तकों की बात नहीं की है। एक उत्तक ऐसा है जो बचा रह गया है, उस उत्तक की आज विस्तार से बात करेंगे। और वो उत्तक जो है वो है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी उत्तक, जिस तरल संयोजी उत्तक को आप रक्त या रुधिर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी रक्त या रुधिर की बात करेंगे और उसमें जो भी उसके प्रकार है, मैंने शुरुआती दौर में ही आपको बताया था जब टिश्यू का चैप्टर मैंने शुरू किया था कि रक्त जो है वो अपने आप में ही एक पूरा चैप्टर की तरह है। तो आज हम पूरी तरीके से रक्त और उसके पूरे जितने कंपोनेंट्स हैं उन सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि लास्ट क्लास का ये स्लाइड है जिसमें रक्त को भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं। रक्त या रुधिर जो है इसको हम एक तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो रक्त है इसके कॉम्पोजिशन में दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? तो देखिए, एक चीज जो रक्त के कॉम्पोजिशन में है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वो जो है क्या है? प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा जो है वो एक गाढ़े पीले रंग का द्रव होता है जो कि रक्त के लगभग 55% भाग को बनाता है। कितने भाग को बनाता है? लगभग 55% भाग जो रक्त का बनेगा वो किससे बनता है? प्लाज्मा से बनता है। ठीक है, इसका कलर हम अगर रेड ले ले तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा इसको बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है ये गाढ़े पीले रंग का द्रव है और इस गाढ़े पीले रंग के द्रव का आप कह सकते हैं कि जो संयोजन है रक्त के अंदर वो कितना है? रक्त के अंदर ये जो है वो मिल रहा है 55% के आसपास। तो 55% के आसपास तो द्रव का हिस्सा है। और इस गाढ़े पीले रंग के द्रव में अगर आप देखेंगे तो और क्या क्या चीजें यहां पर उपलब्ध हैं, तो देखिए यहां पर एक तो जल है ना, 90 से 92% यानी 90 से 92% जो है वो प्लाज्मा में आपको जल का कॉम्पोजिशन मिलेगा। और इसके अलावा प्रोटीन जो है यहां पर 6 से 8% मिलेगा। ठीक है, तो इन दो चीजों को आप प्रमुख हिस्सा मान सकते हैं। किसका? प्लाज्मा का। किसको? जल को और प्रोटीन को। और प्रोटीन में भी अगर मैं बताऊं तो 3 प्रमुख प्रकार के प्रोटीनों की चर्चा एनसीईआरटी में की गई है, उसको भी आप जरूर याद रखेंगे। देखिए, ये 3 प्रकार के जो प्रोटीन है उनमें से एक जो है उसको हम एल्बुमिन बोलेंगे, दूसरा जो है उसको हम ग्लोबुलिन बोलेंगे और तीसरा जो है उसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रिनोजेन बोलेंगे। ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन 3 तरीके के प्रोटीन जो हैं वो पाए जाते हैं और इन तीनों के अपने अलग अलग काम हैं। मैं अगर इन तीनों के काम का जिक्र करूं आपके साथ तो आपको याद रखना है कि जो एल्बुमिन होता है वो रक्त की कोशिका के साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो रक्त का पूरा कॉम्पोजिशन है उसमें ये परासरणीय दाब को, है ना, जब रक्त छनने जाता है तो कौन सा एलिमेंट जो है वो छनना चाहिए, कौन सा एलिमेंट जो है वो रक्त में ही रह जाना चाहिए, उस परासरणीय दाब को मेंटेन करने में, बनाए रखने में जो है ये मदद करता है। परासरणीय दाब का मतलब हो गया कि रक्त के अंदर जो अलग अलग तरह के पदार्थ और रक्त कोशिकाएं मौजूद हैं, इनकी वजह से रक्त में जो सांद्रता बन रही है उस सांद्रता को मेंटेन करने में इसका जो है वो मुख्य योगदान होता है एल्बुमिन का। ग्लोबुलिन जो है
ये ग्लोबुलिन एक खास तरीके का प्रोटीन है जो कि हमारे रक्त के अंदर एंटीजन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लोबुलिन जो है ये एंटीजन को बनाने में हेल्प करता है। एंटीजन जो एंटीबॉडीज जनरेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ग्लोबुलिन वो है, और ये एंटीबॉडी को बनाएगा। एंटीबॉडी का मतलब हुआ कि बाहर से अगर कोई फॉरेन एलिमेंट जो है हमारे रक्त में प्रवेश कर गया है तो रक्त के अंदर बने हुए जो एंटीजन है वो उसको मारने का काम करेंगे। ठीक है, एंटीबॉडी बनाएंगे, वो एंटीबॉडी जो है उसको मारने का काम करेंगे। तो ग्लोबुलिन जो है एक तरीके का प्रोटीन है जो एंटीजन की तरह काम करता है। और तीसरा यहां पर आप देख रहे हैं, इसका नाम लिखा हुआ है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है इसको हम स्कंदक कारक या फिर क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब क्या, वैसे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्लॉट का मतलब क्या हो गया, लेकिन यहां पर सिर्फ आप ये समझ लें कि एक तरीके से रक्त अगर शरीर से बाहर आ रहा है किसी भी प्रकार से, तो शरीर से बाहर आने के बाद रक्त जो है वो तरल रूप में नहीं रहता, तुरंत ही थोड़ी देर में ही वो क्या होता है, एक थक्के के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, रक्त जो है वो तुरंत ही एक थक्के के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारे शरीर में अगर कहीं भी चोट लग जाती है या कहीं भी ऐसे घाव बन जाते हैं या कट जाता है जिसकी वजह से शरीर के अंदर से रक्त बाहर आना शुरू होता है, तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है आपके शरीर के अंदर कि जिस जगह से, जिस ओपनिंग से, जिस खुले भाग से रक्त बाहर आ रहा है, उस खुले भाग के पास रक्त जो है वो थक्का बनकर वहां पर जम जाएगा और उस ओपनिंग के मुंह को जो है, जो खुला हुआ हिस्सा है उसके उस हिस्से को क्या करेगा, बंद कर देगा थक्का बनने के कारण, जिससे फर्दर जो है रक्त अगर पीछे से आ रहा है तो वो शरीर से बाहर नहीं आ पाएगा। इससे कहीं ना कहीं आप देखिए प्रकृति ने आपको व्यवस्था दी है कि अगर रक्तस्राव आपके शरीर से शुरू हो जाए तो ऐसी व्यवस्था रखी जाए ताकि रक्त जो है उसको रोक दिया जाए और शरीर से बाहर रक्त नहीं आएगा तो व्यक्ति की जो जान है वो नहीं जाएगी, व्यक्ति की जान जो है वो बच जाएगी। लेकिन इसके लिए ध्यान ये रखना है कि ओपनिंग किस तरीके का है। देखिए अगर कहीं बहुत ज्यादा कट गया, जैसे बहुत सारे लोगों को चोट लग जाती है, सिर वगैरह फट जाता है, और फटने के बाद जो है हम अगर उसको यूं ही खुला छोड़ दें तो रक्त का अगर ओपनिंग की जो जगह है वो काफी बड़ी है, तब रक्त बहुत तीव्रता से जो है ज्यादा मात्रा में शरीर से बाहर आ जाएगा और व्यक्ति जो है उसको फिर दिक्कत हो सकती है आगे चलकर। तो इसलिए जब भी कभी भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से किसी का रक्तस्राव होने लगता है, कहीं कट जाता है या कहीं चोट लग जाती है, तो लोग जो है उसको कपड़े वगैरह से ढककर या जो भी चीजें मौजूद होती है ऐसी जो कि वहां पर हानि ना पहुंचाए, ऐसी चीजों से पकड़कर उस हिस्से को क्या करते हैं, दबा देते हैं। दबाने से क्या होता है कि हम जो खुला हुआ हिस्सा है उसको कम से कम खुले रहने की कोशिश करते हैं, जिससे कि रक्त जिस तेजी से अंदर से आ रहा है उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर सके, रोक सके, उसके स्राव को रोक सके। और इस दौरान रक्त में जो स्कंदन कारक है या ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो रक्त को क्लॉट बनने में मदद करेगा, जिससे जैसे ही रक्त का क्लॉट बन जाएगा रक्त का स्राव जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्कंदन की प्रक्रिया के बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है वो आप याद रखें। इसके अलावा रक्त में देखिए ग्लूकोज की भी उपस्थिति होती है, रक्त में जो है वो ग्लूकोज की भी उपस्थिति होती है, और ग्लूकोज के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो रक्त में अमीनो अम्ल भी होता है ना, ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज के साथ साथ क्या होता है, ग्लूकोज देखेंगे और ग्लूकोज के साथ साथ क्या होगा, तो ग्लूकोज के साथ अमीनो अम्ल भी होगा। ग्लूकोज की मात्रा रक्त की कुल मात्रा का लगभग 1% आप कह सकते हैं, है ना, ग्लूकोज की मात्रा जो है वो लगभग 1% आपको मिलेगी। और इसके अलावा अमीनो अम्ल जो है वो थोड़ी मात्रा में, है ना, छोटी मात्रा में जो है वो रक्त के प्लाज्मा में पाया जाएगा। इसके अलावा यहीं पर आपको लिख कर दिया हुआ है, बस थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं इसको दिखाने के लिए। यहां पर विद्युत अपघट्य लिखा है या इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हो गया कि अलग अलग तरीके के जो आयंस हैं, है ना, अलग अलग तरीके के जो खनिज आयन हैं वो भी रक्त के प्लाज्मा में रक्त के साथ घूमते रहते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फास्फोरस का आयन, है ना, पोटेशियम आयन। तो ये सारे आयन जो है वो रक्त के साथ घूमते रहते हैं, और रक्त के किस हिस्से में रहते हैं, तो कहा कि रक्त के प्लाज्मा वाले हिस्से में रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रक्त का दूसरा हिस्सा हम देखते हैं। रक्त का देखिए जो दूसरा हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं
इस हिस्से को हम बोलते हैं रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं बोलते हैं या ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। इन्हें हम रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पसल्स बोलेंगे। ये जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं, देखिए 55% तो हिस्सा प्लाज्मा ने बना लिया था। अब बाकी का जो हिस्सा है वो कौन बनाएंगे? तो कहा कि बाकी का जो हिस्सा है वो बनाएंगे आपकी रक्त कणिकाएं। ठीक है, ब्लड कार्पसल्स जिनको बोलेंगे। और ये रक्त कणिकाएं जो हैं वो 3 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी होंगी? तो देखिए, एक तो यहां पर लिखा है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल आप सामान्य भाषा में बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कह सकते हैं इनको। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं। और तीसरी जो रक्त कणिका है इसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, पट्टिकाणु, हिंदी शुद्ध हिंदी में इसको हम पट्टिकाणु कहते हैं। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं जो है आपके रक्त में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्लड का कॉम्पोजिशन हो गया, ये तो आपको समझा दिया मैंने। अब मैं एक एक करके बात करता हूं यहां पर अलग अलग तरीके के रक्त के हिस्सों की। ठीक है, यहां पर कुछ हिस्से जो है वो शायद मुझे लगता है कि छूट गए हैं। मैं एक बार देखता हूं जरा रक्त कणिकाओं वाला हिस्सा। अच्छा, हाँ जी, तो यहां पर हमने इन चीजों की बात की। अब यहां पर देखिए प्लाज्मा जो है, जिसको कि हम कह रहे हैं कि रक्त का ये 55% हिस्सा बनाता है, और इसी प्लाज्मा में स्कंदन कारक भी पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। पूछा ये आपसे जाएगा कि सीरम क्या होता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि सीरम जो है ये क्या होता है। ठीक है, सीरम के विषय में आप बताएं। तो आपको ध्यान रखना है कि सीरम जो होता है, सीरम जो होता है ये क्या होता है? जब आप प्लाज्मा में से रक्त स्कंदन यानी रक्त स्कंदन का कारक यानी कि जो फाइब्रिनोजेन है उसको आप बाहर निकाल देते हैं, तो जो बाकी बचा हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा माइनस स्कंदन कारक जो आपको दिखाई दे रहा है ना, प्लाज्मा माइनस स्कंदन कारक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सीरम। ठीक है, तो अगर आपसे सीरम पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लाज्मा में से हमने स्कंदन कारक निकाल दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीरम कहेंगे। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए एक बार। बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा माइनस स्कंदन कारक, ये मैंने ऊपर लिख रखा है। अब इसके बाद चूंकि प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन को हमने देख लिया है, तो प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन को देखने के बाद हम बात करेंगे रक्त कणिकाओं की या ब्लड कार्पसल्स की। 3 प्रकार के ब्लड कार्पसल्स हैं, जैसा आपको बताया था। 3 प्रकार के ब्लड कार्पसल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनमें से सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए आरबीसी जो है इसको आप क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिका बोलेंगे। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिका बोलेंगे। और ये जो लाल रक्त कणिका है वो आप यूं ही नहीं बोल रहे, बल्कि वास्तविकता में इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? तो कहा कि ये एक ऐसी रक्त कणिका है जिसके अंदर, ये एक ऐसी रक्त कणिका है जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन जिसको आप हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और उस हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो लाल होता है। इस वजह से ये जो रक्त कणिका है वो लाल रंग की आपको दिखाई देती है ना। ये जो रक्त कणिका वो आपको लाल रंग की दिखाई देती है। तो इसको हम लिख लेते हैं इसी तरीके से लाल रंग से, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, या फिर हम इसको बोलेंगे क्या? लाल रक्त कणिका।
ठीक है, आरबीसी या लाल रक्त कणिका बोलेंगे। अब ध्यान से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दी गई है कि ये जो लाल रक्त कणिका होती है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम जो है वो इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रक्त कणिका को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और जो लाल रक्त कणिका होती है, अगर हम इसकी संख्या काउंट करेंगे कितने में, कितने रक्त में, तो हमने कहा कि अगर हम रक्त का 1 घन मिलीमीटर आयतन लें, है ना, 1 घन मिलीमीटर, 1 क्यूबिक मीटर मिलीमीटर जो है वो आयतन ले, तो उस आयतन में आरबीसी कितना होगा? आरबीसी जो होगा वो 50 से 55 लाख होगा, है ना। कितना होगा? 50 से 55 लाख होगा। आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ये 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, 5 to 5.5 मिलियन जो है वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। कितने रक्त में? कि रक्त के कितने आयतन में? 1 घन मिलीमीटर आयतन में। कितने आयतन में? 1 घन मिलीमीटर आयतन में ये जो है 50 से 55 लाख की कोशिकाएं जो होंगी वो पाई जाएंगी। अगर आप बात करें तो वयस्क आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं ये बनती कहाँ है? तो कहा कि इनका निर्माण जो है वो एक्चुअली लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा या अंग्रेजी में जिसको आप रेड बोन मैरो बोलते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने जब उत्तक वाले में एरियोलर टिश्यू या एरियोलर उत्तक के बारे में पढ़ा था, वहां मैंने बताया था कि जो एरियोलर उत्तक है वो बोन मैरो के अंदर वाले हिस्से को भी, उसकी कैविटी, उसकी गुहा के चारों ओर के कवरिंग को या आवरण को, अस्तर को बनाने का काम करती है। तो उसी लाल रक्त मज्जा, लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो से ही आरबीसी की कोशिकाएं बनती हैं, जो वयस्क कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, आरबीसी के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसको इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है ना। आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी को हम अंग्रेजी में, दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं? इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स के निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको हम इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। ठीक है, आरबीसी जो है ये चूंकि कोशिका है, एक जीवित कोशिका है, ध्यान रखेंगे, तो इस जीवित कोशिका की भी अपनी एक आयु है ना। कितने दिन आरबीसी जीवित रहता है ब्लड में? तो ध्यान रखेंगे कि ये जो आरबीसी है वो लगभग 120 दिन जो है वो जीवित रहता है रक्त के अंदर, और उसके बाद आरबीसी जो है वो मृत हो जाता है। लेकिन अगर आरबीसी मृत हो गया तो फिर उसके बाद इस आरबीसी का होगा क्या? क्या ये मृत आरबीसी शरीर में इकट्ठा होते चले जाएंगे और उनका कोई जो है वो उपचार नहीं है? तो कहा गया कि नहीं, जो मृत आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं ये शरीर के 2 हिस्सों में जाकर और इनका ब्रेकडाउन होता है या ये टूटती हैं। देखिए, शरीर में एक हिस्सा तो जो है वो प्लीहा का होता है, स्प्लीन का होता है, जहां पर ये आरबीसी जाकर टूटते हैं, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो लिवर का होता है, जहां पर आरबीसी जाकर टूटते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं वो प्लीहा में टूटती हैं या स्प्लीन में टूटती हैं, और इसके अलावा लिवर यानी यकृत जो होता है, जिगर आप बोल सकते हैं उसको, जिगर में या लिवर में या यकृत में जो है आरबीसी की कोशिकाएं, जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो जाकर टूटती हैं। आरबीसी की कोशिकाओं में कई सारी चीजें होती हैं, जब ये टूटते हैं तो टूटने के कारण कई सारी चीजें वहां से अलग अलग होती हैं, है ना। उसमें से एक बड़ी चीज जो है वो है क्या? कुछ खास तरीके के पिगमेंट्स होते हैं जो वहां से निकलते हैं, और ये बाइल जूस का कंपोनेंट बनते हैं या बाइल जूस के संघटक बनते हैं। इनको हम बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन बोलते हैं। आरबीसी जब ज्यादा टूटता है तो उससे ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है। आपने देखा होगा सामान्य रूप से अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है या फिर जिसको आप जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस हो गया है उस व्यक्ति को, तो पूरा शरीर जो है वो पीला पड़ जाता है। क्यों पूरा शरीर पीला पड़ जाता है? क्योंकि हम कहते हैं जॉन्डिस के दौरान लिवर में इंफेक्शन हो जाता है, जिसमें इंफेक्शन के कारण आरबीसी की स्वस्थ कोशिकाएं जो हैं वो भी मृत होना शुरू हो जाती हैं, और इस वजह से मृत कोशिकाएं जब आरबीसी की ज्यादा बनेंगी तो उनका ब्रेकडाउन भी लिवर में ज्यादा होने लगेगा। ऐसे में आरबीसी के टूटने की वजह से जो ज्यादा मात्रा में बाइल पिगमेंट बनते हैं, ये बाइल पिगमेंट एक्चुअली बाइल जूस का हिस्सा होते हैं, या फिर जो पित्तरस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, ठीक है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है,
उसी का एक कंपोनेंट है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जैसे बाइल पिगमेंट्स, या फिर जिनको हम पित्त वर्णक बोलते हैं। ठीक है, अब ये पित्त वर्णकों की मात्रा अगर ज्यादा हो गई बाइल जूस में, पित्त रस में, तो ये बाइल जूस जब आपका खाना पचाने के लिए बाहर स्रावित होगा, गॉल ब्लैडर से बाहर आएगा और भोजन में जाकर मिश्रित होगा, तो उसके बाद भोजन जो है वो आवश्यकता से अधिक इन वर्णकों को लेकर घूमेगा, पाचन तंत्र में आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे भोजन पच जाएगा, भोजन के पचने के बाद जब छोटी आंत में अवशोषित किया जाता है पचित भोजन को, तो उसके साथ साथ ये अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जैसे जो पिगमेंट्स हैं, जो वर्णक हैं, उनका भी अवशोषण हो जाता है शरीर के रक्त में, और रक्त फिर इस पीले वर्ण को लेकर, वर्णक को लेकर पूरे शरीर में घूमता है। क्योंकि रक्त जो है वो शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है, आपकी त्वचा तक पहुंचता है, ठीक है, आपके शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो जहां जहां रक्त पहुंच रहा है वहां वहां ये वर्णक भी पहुंच गए। क्योंकि वर्णक ज्यादा मात्रा में, इसलिए शरीर जो है वो फिर पीला दिखाई देना शुरू होता है। विशेष तौर से जो लोग फेयर कलर्ड होते हैं, जो लोग गोरे रंग के होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि ज्यादातर वो लोग जो है वो पूरे पीले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लिवर के इन्फेक्शन के कारण जो बाइल पिगमेंट्स है, बाइल जूस जो है वो पूरे शरीर में घूम रहा है रक्त के साथ, और उसमें बाइल पिगमेंट्स की मात्रा जो है वो ज्यादा है। कभी भी किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है तो आपने देखा होगा डॉक्टर जो ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें मुख्य रूप से वो जो है बाइल पिगमेंट्स यानी बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा को ही देखते हैं कि उसकी मात्रा आवश्यकता से अधिक है, या जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा वहां पर मौजूद है। ठीक है, एक चीज और, चूंकि ये पिगमेंट्स जो है वो आपके स्किन तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर पसीना आता है तो वो पसीना भी आप देखेंगे उसमें भी ये पीला रंग आ रहा होता है, क्योंकि पसीना जो है वो स्किन की कोशिकाओं से होकर निकलेगा, और इस दौरान वहां पर भी चूंकि रक्त पहुंचा हुआ है इसलिए रक्त ने इन वर्णकों को वहां भी छोड़ दिया है, और जब पसीना उन व्यक्तियों का निकलता है तो वो भी जो है वो थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होता है। तो ये स्थिति जो है वो आपको किसके साथ दिखाई दे रही है? मृत आरबीसी के टूटने के कारण दिखाई दे रही है। ठीक है, प्लीहा जो होता है, प्लीहा में चूंकि ज्यादातर आरबीसी वहीं टूटते हैं जाकर, इसलिए प्लीहा को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या फिर आरबीसी की कब्र कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि ये प्लीहा या स्प्लीन जो है ये एक छोटा सा अंग है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है ना, हमारे जो है एब्डोमिनल कैविटी में एक छोटी सी जगह पर जो है वो मिलता है। इसी प्लीहा में कुछ मात्रा में लगभग आप कह सकते हैं कि 250 ml जो रक्त है, 250 ml रक्त जो है वो भी इकट्ठा रहता है, और इस कारण इस प्लीहा में जब जब शरीर को रक्त की इमरजेंसी में है ना आकस्मिक रूप से आवश्यकता होती है तो प्लीहा का ये रक्त जो है वो काम आ जाता है शरीर को। ठीक है, प्लीहा का ये रक्त जो है वो शरीर को काम में आ जाता है, और इसलिए इस प्लीहा को हम क्या बोलते हैं? इस प्लीहा को जो है हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं। प्लीहा को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इसको शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। एक तो हमने देख लिया आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया है, मतलब आरबीसी का निर्माण लगातार होता रहता है हमारे शरीर में, और दूसरी ओर 120 दिन की आयु पूरी करने के बाद आरबीसी बहुत सारे जो है वो मृत भी हो जाते हैं, जो कि जाकर प्लीहा और लिवर में टूटते हैं। ठीक है, तो नए आरबीसी उनका स्थान ले लेते हैं। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। लेकिन मान लीजिए जैसे कि हम नॉर्मली ट्रांजैक्शंस में देखते हैं कि भाई खरीदारी कितने की और निर्माण कितना हुआ, उत्पादन कितना हुआ, उसके हिसाब से हम दिखाते हैं कि जो आय व्यय है, या फिर हम कह सकते हैं कि आयात निर्यात की बात यहां पर कर ले कि आयात कितना किया और निर्यात कितना किया। अगर हम कहते हैं कि आयात ज्यादा हुआ है और निर्यात कम हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया है? निर्यात घाटा जो है वो सहना पड़ रहा है। लेकिन अगर निर्यात ज्यादा हो गया और आयात कम हो गया तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसको हम आयात घाटा या उत्पादन घाटा जो है वो बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से आप देखिए कि आरबीसी अगर मृत ज्यादा हो जाए और आरबीसी का जो निर्माण है वो अपने सामान्य दर से ही चल रहा हो, उस स्थिति में शरीर में रक्त के अंदर आरबीसी की संख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है, आरबीसी की संख्या में जो है वो कमी आ जाएगी, और अगर आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है तो ये टर्म आप याद रखेंगे, ये टर्म जो है आरबीसी की संख्या में कमी,
इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलते हैं। इसको हम इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इरिथ्रोसाइटोपेनिया जो है वो आरबीसी की संख्या में कमी को कहा जाता है। इसी के इतर जो विपरीत शब्द है वो क्या है? अगर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आरबीसी की संख्या में वृद्धि, मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है कि अगर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए, अगर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, आरबीसी की संख्या में जब वृद्धि होती है तो इसको कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। इसको क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसी के लिए एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे, एक शब्द है इरिथ्रोसाइटोसिस और दूसरा शब्द जो है वो है पॉलीसाइथेमिया। जब आरबीसी की संख्या में अधिकता हो जाए, आरबीसी की संख्या 50-55 लाख से ऊपर मिलना शुरू हो जाए रक्त के अंदर, तो ये भी एक समस्या का कारण है। और दूसरी ओर अगर आरबीसी की संख्या में कमी रहती है तो ये भी एक समस्या का कारण है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब रक्त में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, और विशेष तौर से आरबीसी की संख्या में कमी का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी शरीर में, ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि व्यक्ति जो है वो रक्त अल्पता या फिर एनीमिया के रोग से ग्रसित है, या एनीमिया के रोग से जो है वो गुजर रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 टर्म्स जो है वो आपको याद रखना है। मैं फिर से याद दिला दूं, आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। आरबीसी की संख्या में अगर कमी आ जाए तो इसको हम जो है वो इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलते हैं, और आरबीसी की संख्या में अगर वृद्धि हो जाए तो इसको हम पॉलीसाइथेमिया या फिर इरिथ्रोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया या फिर इरिथ्रोसाइटोसिस कहेंगे। राइट, अब देखिए हम आरबीसी चूंकि एक कोशिका है तो इस कोशिका की संरचना पर जरा गौर कर लेते हैं। अगर हम आरबीसी के कोशिका को देखें तो आरबीसी के कोशिका की जो आकृति होती है वो बाइकॉन्केव होती है या फिर क्या होती है? उभयातल होती है ना? बाइकॉन्केव होती है या फिर उभयातल होती है, इस तरीके की उभयावतल, है ना? उभयावतल, उभय का मतलब दो, दोनों ओर, और अवतल का मतलब आप कॉन्केव समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आरबीसी की जो आकृति है ये बाइकॉन्केव होती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी ज्यादातर स्तनधारियों में केंद्रक विहीन होता है, मतलब आरबीसी के अंदर जो है वो केंद्रक नहीं होते। लेकिन कहां पर नहीं होते ये भी ध्यान रखना है, ज्यादातर स्तनधारियों में। जो स्तनधारी या मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, मैमल्स वो जो अपने ही तरीके का जो संतति है या प्रोजेनी जो है उसको जन्म देते हैं, और उसमें जो मादा होती है उसको उस संतति को दूध पिलाने की क्षमता होती है, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। तो ये जो मैमल्स है उनके शरीर में जो रक्त बह रहा है उसमें आरबीसी पाया जाएगा, लाल रक्त मिलेगा और आरबीसी मिलेगा उसमें। और आरबीसी वहां पर जो मिलेगा वो ज्यादातर स्तनधारियों के रक्त में जो आरबीसी होगा वो क्या होगा? केंद्रक विहीन होगा, यानी उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इसके अपवाद यहां पर 2 हैं। ये अपवाद आप जरूर याद रखें, ये भी प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है और कई बार लगातार पूछा गया है कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनके रक्त में उपस्थित आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। कहेंगे 2 जीव हैं, एक तो है ऊंट और दूसरा है लामा। एक है ऊंट और दूसरा है लामा। ऊंट और लामा जो हैं इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी जो होता है इसमें एक लौह युक्त संयुक्त प्रोटीन पाया जाता है। लौह युक्त संयुक्त प्रोटीन पाया जाता है। इस लौह युक्त संयुक्त प्रोटीन को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जैसा कि मैंने जब रक्त की शुरुआत की थी और आरबीसी के विषय में बताया था आपको सबसे पहली बार, तो वहीं पर मैंने कहा था कि इस आरबीसी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाएगा जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलेंगे। देखिए, हीमोग्लोबिन जो टर्म है वो 2 टर्म से मिलकर बना है। एक टर्म जो है वो है हीम। हीम का मतलब होता है आयरन। हीम का मतलब क्या होता है? आयरन होता है। और दूसरा शब्द जो है वो है ग्लोबिन।
ग्लोबिन जो है ये एक विशेष तरीके का प्रोटीन है, ठीक है, अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ये एक प्रकार का जो है वो प्रोटीन है, सॉरी, एक प्रकार का जो है वो प्रोटीन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब भी किसी प्रोटीन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, होता है, तो उसको हम सरल प्रोटीन या सामान्य प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई प्रोटीन ऐसा हो जिसमें अमीनो अम्ल की श्रृंखला के साथ कुछ अन्य तत्व या कुछ अन्य खनिजों का भी जो है वो संयोजन हो जाए, कुछ अन्य खनिज भी उसके साथ मिल जाए, तो ऐसे प्रोटीन को हम जो है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। कैसी प्रोटीन बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं, या फिर इसको जो है हम बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जो संयुक्त प्रोटीन है, ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, उसके एक उदाहरण में आप यहां पर हीमोग्लोबिन को देख सकते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो उसी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। किसको? हीमोग्लोबिन को। हीम माने आयरन, ग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। अगर आप एक स्वस्थ मनुष्य में देखेंगे तो उसके 100 मिलीलीटर रक्त में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, अगर आप उसको तौलें तो वो होती है 12 से 16 ग्राम, ठीक है। 100 मिलीलीटर रक्त में उसकी मात्रा कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा में अगर कमी हो जाए, जैसा मैंने बताया आपको पहले भी, हीमोग्लोबिन की मात्रा में अगर कमी हो जाए तो इस स्थिति को हम रक्ताल्पता या फिर एनीमिया के नाम से जानते हैं, और खासतौर से इसको जो है वो हम पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। यहाँ जहां पर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसको हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे एक चीज और भी, कि हीमोग्लोबिन जो है, जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, यही वो ऐसा सब्सटेंस या प्रोटीन है जो कि श्वसन गैसों का परिवहन करता है। सामान्य रूप से कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ ऑक्सीजन का ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है ना। कोशिकाओं तक अगर ये ऑक्सीजन लेकर जाता है तो कोशिकाओं में जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर संयोजित करता है, और उसके बाद वापस से लंग्स तक आता है, फेफड़ों तक आता है, जहां पर उस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, और फिर से उस कार्बन डाइऑक्साइड के बदले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले लेता है। यानी दोनों ही प्रकार की जो श्वसन गैसें हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों प्रकार की गैसों का परिवहन करने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन का है रक्त के अंदर। तो ये आपके कुल मिलाकर जो है वो आरबीसी का डिस्क्रिप्शन है, आरबीसी का विवरण है, जिसको कि आप जो है ध्यानपूर्वक रिवाइज करें, समझें इसको कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां पर जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो सारे आपके पास सामने जो है वो नोट डाउन है। इन मेजर पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इन्हीं मेजर पॉइंट्स से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो है वो उठकर आते हैं, ठीक है। आइए अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं डब्ल्यूबीसी के विषय में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी तक आ जाते हैं, ये वाला, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रक्त कणिका बोलेंगे। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कणिका बोलेंगे, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहेंगे। ये जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स है, इसका दूसरा नाम, जैसे आरबीसी को हमने इरिथ्रोसाइट बोला था, इसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। ल्यूको का मतलब वैसे भी आप कह सकते हैं कलरलेस होता है, हालांकि ये व्हाइट कलर के आप कह रहे हैं, लेकिन एक तरीके से कलरलेस आप मान लीजिए इनको। तो ल्यूकोसाइट्स इनको कहा, साइट्स का मतलब सेल होता है, कोशिका होती है, और ल्यूको का मतलब बिना रंग वाले, ठीक है। तो उस तरीके से ल्यूकोसाइट इनको कहा जाएगा। जैसे हमने आरबीसी के नंबर्स देखे थे कि 1 घन मिलीमीटर आयतन में आरबीसी की संख्या जो है वो 50 से 55 लाख है, यहां पर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो कितनी है? वो है मात्र 6000 से 8000। रक्त में जो 3 प्रकार की कणिकाएं मिल रही हैं या 3 प्रकार की कोशिकाएं मिल रही हैं, उनमें से सबसे कम संख्या जो है वो डब्ल्यूबीसी की ही होती है। कितनी? ये 1000 में है, 6000 से 8000। कितनी होती है? 6000 से 8000 होती है। और कितने रक्त में होती है? 1 घन मिलीमीटर। कितने रक्त में होगी? 1 घन मिलीमीटर, ठीक है। इस डब्ल्यूबीसी के विषय में अगर आप देखेंगे
तो जो WBC है, जो श्वेत रक्त कणिका है, इसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। इसको जो है वो हम दो प्रकारों में विभाजित करते हैं। एक जिनको हम बोलते हैं कणिकाणु या फिर जिनको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, और दूसरी जो है इनको हम बोलते हैं अकड़ कोशिकाएं या ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इनको हम दो प्रकार से बांटते हैं, है ना। इनको जो है वो हम दो प्रकार से बांटते हैं। कैसे कैसे बांट रहे हैं, तो एक को मैंने अकड़ कोशिका बोल दिया और दूसरे को जो है वो हम कणिकाणु बोल देंगे, ठीक है। एक को ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे और दूसरे को जो है वो ए ग्रेनुलोसाइट कहा जाएगा। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, ये दो नाम जो है इनको दिए गए हैं। जो ग्रेनुलोसाइट होंगे ये कणिकामय होंगे या इनमें जो है वो कणिका के रूप में ये दिखाई देंगे, लेकिन जो ए ग्रेनुलोसाइट होंगे उनमें कणिकाएं नहीं होंगी। फर्दर इनके भी जो हैं वो डिविजन्स हैं। आप देखें यहाँ पर इनके डिविजन्स में तीन प्रकार के ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। एक को आप न्यूट्रोफिल बोलते हैं, ठीक है। एक को जो है वो आप न्यूट्रोफिल बोलते हैं, दूसरे को जो है वो आप बेसोफिल बोलते हैं और तीसरे को जो है वो इओसिनोफिल बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। और उसी तरीके से अकड़ कोशिकाओं को देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया मोनोसाइट और दूसरा क्या हो गया, लिम्फोसाइट हो गया। एक मोनोसाइट होगा और दूसरा क्या होगा, लिम्फोसाइट होगा, ठीक है। अगर मैं इनके जितने भी ये पांच प्रकार के आप मान लीजिए मोटे तौर पर, अगर हम इन दो के सिस्टम को ना समझे और सीधे समझे कि ये पांच जो नाम मैंने लिए ये पांचों WBC के अलग अलग नाम हैं, तो इन WBC में प्रतिशत के आधार पर अगर देखेंगे तो कोशिकाओं में घटता हुआ क्रम आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कुछ मिलता है तो वो मिलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो एक तरीके के ग्रेनुलोसाइट या कणिकाणु हैं और इनकी जो प्रतिशत संख्या होती है वो सर्वाधिक होती है 60 से लेकर 65%, ठीक है। 60 से 65% जो है, 60 से 65% जो है वो आपके क्या मिलेंगे, ये न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। कितने, 60 to 65% जो है वो अकेले आपके न्यूट्रोफिल मिलते हैं। न्यूट्रोफिल जो होती है ये एक प्रकार की भक्षक कोशिकाएं हैं। भक्षक कोशिकाएं जब हम टर्म यूज करेंगे तो भक्षक कोशिकाओं का मतलब होता है कि बाहर से अगर रक्त के अंदर, है ना, किसी भी प्रकार के फॉरेन एलिमेंट आ जाते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये जो न्यूट्रोफिल है वो उन चीजों को क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, अपनी कोशिका के अंदर, और वहां ले जाकर उनको मार देते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं। इसलिए न्यूट्रोफिल को हम फैगोसाइट्स बोलते हैं। फैगोसाइट्स के बाद जो दूसरे प्रकार के आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो है वो कुछ WBC की कोशिकाएं हैं, इनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अब देखिए लिम्फोसाइट्स कहाँ का है, अकड़ कोशिकाओं का। लिम्फोसाइट जो है वो ए ग्रेनुलोसाइट का हिस्सा है, लेकिन अगर इसकी मात्रा आप मेजर करेंगे तो इसकी मात्रा कितनी है, 20 से 25%, 20 से 25% की मात्रा के साथ लिम्फोसाइट्स जो है वो पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। देखिए वैसे तो जो न्यूट्रोफिल है वो भी इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा हो जाएंगे क्योंकि ये भक्षक कोशिकाएं हैं और शरीर के अंदर जो हानि पहुंचाने वाले कण या कोशिकाएं पहुंच रही है उनको सीधा खाने का काम करते हैं। लेकिन मोनोसाइट्स जो हैं ये भी उनसे लड़कर, क्योंकि मोनोसाइट्स जो है ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, और लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, और ये एंटीबॉडीज जो है उन फॉरेन एलिमेंट से या बाहरी जो जीव हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं। तो यहां पर लिम्फोसाइट जो है ये भी शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का ही निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा मोनोसाइट्स ये तीसरे प्रकार के हैं। मोनोसाइट्स जो है ये भी अकड़ कोशिकाओं के अंतर्गत आएंगे, और मोनोसाइट्स की मात्रा है कितनी, मोनोसाइट्स की मात्रा है आपकी 6 से 8%, 6 to 8% जो है वो मोनोसाइट्स मौजूद है ना। कितने, 6 से 8% जो है वो मोनोसाइट्स मौजूद है। मोनोसाइट्स जो है वो भी न्यूट्रोफिल की तरह भक्षक कोशिकाएं ही होती हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये जो 5 प्रकार के WBC है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाओं को आपने देखा कि बाहर से आए हुए
जो एलिमेंट्स या जो जीव की कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, ये तीन जो है वो अपने अपने तरीके से मिलकर उनको मारने के काम में जुट जाती हैं। और इसलिए आप कह सकते हैं कि चाहे वो भक्षक कोशिकाएं हों, चाहे शरीर प्रतिरक्षा तंत्र के लिए वो एंटीबॉडी का निर्माण कर रहे हों, ये तीनों ही जो है वो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो दो और आपके बच गए हैं। एक तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इयोसिनोफिल, ठीक है, एक तो यहां आपको दिखाई दे रहा है इयोसिनोफिल। ये इयोसिनोफिल जो है ये 2 से 3% पाया जाता है। कितना? 2 से 3% मिलता है। और इस इयोसिनोफिल का कुछ विशेष कार्य है। सबसे प्रमुख काम तो आप देखेंगे कि इस इयोसिनोफिल का है कि ये संक्रमण से बचाव करता है, यानी शरीर को अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो इयोसिनोफिल सबसे पहले उससे लड़कर और शरीर में संक्रमण कराने से या इन्फेक्शन कराने से रोकता है। लेकिन इसके अलावा इयोसिनोफिल ये संक्रमण से बचाव का काम कैसे करता है? तो कहते हैं कि ये शरीर के अंदर जो है एलर्जिक रिएक्शन शो करने का काम करता है। आपने समझा होगा या देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें किसी वस्तु विशेष से या किसी परिस्थिति से जो है वो एलर्जी होती है। कुछ लोगों को ठंड के मौसम शुरू होते ही एलर्जी हो जाती है, छींकना शुरू हो जाते हैं, उनकी नाक बहना शुरू हो जाती है, खांसी आना उनको शुरू हो जाता है। तो ये जो स्थिति बनती है वो एलर्जी के कारण है। बहुत लोगों को धूल से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है। और डस्ट से एलर्जी होने के कारण वो क्या होते हैं कि जैसे ही धूल भरी परिस्थिति में पहुंचते हैं जहां पर कंडीशंस बहुत ज्यादा डस्टी है, वहां पर उनको छींक आना और शरीर में अन्य तरीके की प्रतिक्रियाएं देखना शुरू होती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि शरीर के अंदर ये चीजें प्रवेश नहीं कर पाएंगी, लेकिन शरीर उनको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है ऐसे प्रतिक्रिया देकर। तो जो प्रतिक्रियाएं आती है वो आती है इसी इयोसिनोफिल के कारण। किसके कारण आ रही हैं? इयोसिनोफिल के कारण ये प्रतिक्रियाएं जो है वो आती हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं बेसोफिल्स, है ना, लास्ट में यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की मात्रा सर्वाधिक न्यूनतम होती है। सबसे कम जो है इनकी मात्रा आपको देखने को मिलती है किसमें? WBC के जो 5 प्रकार की कोशिकाएं हैं उनमें। सबसे कम कौन पाए जाएंगे? मात्र आधे से 1%, आधा से 1% जो है वो बेसोफिल सिर्फ मिलेगा, ठीक है। और इस बेसोफिल से कुछ विशेष प्रकार के आप कह सकते हैं कि द्रव जो है वो स्रावित होते हैं। कुछ विशेष प्रकार के द्रव या रसायन स्रावित होते हैं, जैसे कि उसमें हिस्टामिन की बात कर ले, जैसे उसमें मैं हिपेरिन की बात कर लूं। हिस्टामिन और हिपेरिन जैसे जो रसायन है वो बेसोफिल नामक जो कोशिका है WBC की, उसी के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। बेसोफिल के विषय में अगर आप आगे देखेंगे तो बेसोफिल इन तरीके के द्रव का स्राव करेंगे। इनके सबके अलग अलग काम हैं। जैसे अगर आप बात करें हिस्टामिन का काम, तो हिस्टामिन जो है ये एलर्जिक प्रतिक्रियाओं, है ना, एलर्जिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। जैसे इस्नोफिल ने तो ये काम कर दिया कि वो एलर्जिक रिएक्शंस देना शुरू हुए, लेकिन उसी दौरान हिस्टामिन जो है वो उनको रोकने का भी काम करता है ताकि व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो हिपेरिन होता है ये सोने जागने के चक्र को भी विनियमित करने का काम करता है और मस्तिष्क के अंदर एक विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी ये जो है वो कार्य करता है। तो 3 प्रकार के काम जो है वो हिस्टामिन के आपको दिख रहे हैं। एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना, स्लीप वेक साइकिल जो है इसको रेगुलेट करना, और इसके साथ साथ मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जो है वो कार्य करना। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है ऐसे रसायन जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश का वहन करने का या संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम सेरोटोनिन के कार्य देख ले। सेरोटोनिन भी बेसोफिल के द्वारा ही स्रावित होता है और ये एक प्रकार का हार्मोन है जो मनुष्य के जो मूड है उसका जो स्वभाव है वो, उसके अलावा नींद, पाचन, रक्त स्कंदन इस जैसी प्रक्रिया में ये शामिल होता है और इसके होने से जो प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से जो है वो चलती हैं, है ना, सुचारू रूप से जो है वो चलती हैं। इसके अलावा तीसरा जो है यहाँ पर बहुत ही प्रमुख है हिपेरिन। हिपेरिन जो है ये एक प्रतिस्कंदक का कार्य करता है, यानी एंटी कोआगुलेंट का काम करता है।
अभी थोड़ी देर पहले आपको स्कंदन बताया था। स्कंदन का मतलब है रक्त का थक्का बन जाना। जो पदार्थ रक्त का थक्का बनाने का काम करेंगे उनको हम स्कंदन कारक या फिर स्कंदक कह सकते हैं। लेकिन जो ऐसे हैं जो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो रक्त का थक्का बनने ना दे, या फिर अगर थक्का बना हुआ है तो उसको डिसॉल्व करा दे, तो उनको हम प्रतिस्कंदक बोलते हैं या एंटीकोआगुलेंट बोलते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर नेचुरली हिपैरिन जो है ये प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। ये क्या करता है? प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। ये एंटीकोआगुलेंट है। यानी हमारे शरीर के अंदर आप देखिए वाहिकाओं में रक्त बहुत ज्यादा बह रहा है। जब वाहिकाएं किसी प्रकार से शरीर के अंदर कट जाती हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि रक्त का स्कंदन करने वाले कारक रक्त का थक्का बना देते हैं। लेकिन वो थक्का अगर बना भी हो शरीर के अंदर तो वो थक्का शरीर से बाहर भी आ सकता है, या फिर एक दूसरा काम हो सकता है कि जो हिपैरिन है उस थक्के को क्या कर सके, फिर से तरल रूप में परिवर्तित कर दे, क्योंकि ये एक प्रतिस्कंदक कारक होता है। तो मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि हिपैरिन के रक्त में मौजूदगी के कारण, रक्त में चूंकि हिपैरिन मौजूद होता है इसी कारण रक्त जो है वो मुक्त रूप से हमारी वाहिकाओं में बह रहा होता है, कहीं भी इसका स्कंदन नहीं होता, अनलेस कि ये रक्त नसों के फटने या वाहिकाओं के फटने के बाद वहां से बाहर ना आ रहा हो। अगर वहां से बाहर आना शुरू करेगा तो ये स्कंदन कारक वहां जो मौजूद होंगे वो काम करना शुरू कर देंगे और रक्त का क्लॉट बना देंगे। ये सामान्य सी चीज आपने कई बार देखी होगी। जब किसी व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो गया तो ब्रेन हेमरेज का सीधा मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर जो रक्त वाहिकाएं गुजर रही हैं उन रक्त वाहिकाओं में कहीं किसी भी प्रकार से जो है वो रक्त वाहिकाएं फट जाती है और उनसे रक्त बाहर आने लगता है। इसका बहुत सामान्य जो आप कह सकते हैं कि कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर या बहुत ही उच्च रक्तचाप का होना। किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत लंबे समय से उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन जो है वो है और उस व्यक्ति की जो नसें हैं उनकी दीवारों पर, नसों का मतलब यहां पर वाहिकाएं आप समझें, रक्त की जो वाहिकाएं हैं उनकी दीवार पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। कई बार ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं और उनसे रक्त जो है वो बाहर आ जाता है। जब भी ऐसी स्थिति बने तब आप कहते हैं कि ये जो हिपैरिन है वो वहां पर फटाफट काम करके क्या करता है, ब्लड का क्लॉट बना देता है। लेकिन ब्रेन में अगर कुछ इस तरीके के क्लॉट बन गए तो ये ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन को घुमाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं और इस वजह से व्यक्ति जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता जब तक कि इस तरीके के क्लॉट उसके ब्रेन में उपस्थित रहते हैं। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर सीटी स्कैन करके या एमआरआई वगैरह करके देखता है कि ब्रेन के कितने हिस्से में क्लॉट है, कहां पर है, और फिर वो जो भी आवश्यक उपचार होता है और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट मरीज को देने का काम करता है। लेकिन इतनी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि हिपैरिन के होने की वजह से जब तक हिपैरिन रहेगा तब तक जो है, जब तक हिपैरिन रहेगा तब तक जो है रक्त का स्कंदन नहीं होगा, है ना। जब तक हिपैरिन रहेगा तब तक रक्त का स्कंदन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ओके। इससे आगे देखें जरा, इससे आगे हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की। देखिए लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स कौन कौन से? एक होता है जिसको हम बी लिम्फोसाइट बोलते हैं और दूसरे जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। आपको जो चीजें बता दी हैं वो आप ध्यान में रखेंगे, है ना। कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं हैं और किनका क्या काम है ये बता दिया। लिम्फोसाइट एक बच रहे थे हमारे, तो लिम्फोसाइट दो तरीके के हो गए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं, यानी लाल अस्थि मज्जा जो है वहां पर ही ये बनते हैं। लिम्फोसाइट्स का काम जो होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडी का उत्पादन करना, रोगजनक जो होते हैं उनको निष्क्रिय करना। रोगजनक का मतलब जो भी फॉरेन एलिमेंट्स आपके शरीर में पहुंच गए हैं और जिसकी वजह से आपके शरीर में रोग हो रहा है उनको ये नष्ट करने या निष्क्रिय करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। किसके मेमोरी सेल्स? लिम्फोसाइट्स के मेमोरी सेल्स बनाने का काम जो है वो बी लिम्फोसाइट को है। तो ये स्मृति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और स्मृति कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ ये एंटीजन प्रेजेंटेशन का भी काम करते हैं, यानी अलग अलग तरीके के एंटीजन जो कि अलग अलग तरीके के फॉरेन ऑर्गेनिज्म से
या फॉरेन पार्टिकल्स से लड़ने का काम करेंगे और उनको मारने का काम करेंगे, शरीर को उन फॉरेन पार्टिकल्स से सुरक्षित करने का काम करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन, उससे उसका भी काम जो है वो इन्हीं के द्वारा होता है। इसके अलावा आप देखें टी लिम्फोसाइट जो है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है, लेकिन बोन मैरो के होने के साथ साथ इनका निर्माण जो है वो थाइमस ग्रंथि के द्वारा भी होता है। थाइमस ग्रंथि में जाकर ये मेच्योर होते हैं या प्रौढ़ बनते हैं। तो चूंकि ये थाइमस ग्रंथि में बन कहाँ रहे हैं, उत्पादित कहाँ हो रहे हैं, बोन मैरो में, लेकिन मेच्योर कहाँ हो रहे हैं, जाकर थाइमस ग्लैंड में, इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट ना कहकर क्या कह दिया गया, टी लिम्फोसाइट कह दिया गया। टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, और थाइमस ग्लैंड किस लिए रिक्वायर्ड है लिम्फोसाइट्स को, तो कहा थाइमस ग्लैंड रिक्वायर्ड है किसके लिए, मेच्योरिटी के लिए, है ना, मेच्योर बनाने के लिए थाइमस ग्लैंड जो है वो रिक्वायर्ड है। यहीं पर आकर जो लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं हैं वो परिपक्व होती हैं। ठीक है, ये तो हो गई दूसरे प्रकार की कोशिका जिसको हमने WBC बोला। यहीं पर कुछ और चीज मैं एडिशनल आपको बता देता हूं। जैसे आपने सामान्य रूप से जो है वो ब्लड कैंसर नाम का शब्द सुना होगा, रक्त का कैंसर या ब्लड कैंसर नाम का शब्द सुना होगा। ये ब्लड कैंसर जो है वो तब होता है किसी व्यक्ति को जब उसके शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, ग्रोथ इन नंबर ऑफ WBC। अगर WBC की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होने लगे और वो वृद्धि अनियंत्रित हो, है ना, कैसी हो, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो, एबनॉर्मल ग्रोथ हो, तो उसको आप बोलेंगे कि ये ब्लड कैंसर की शिकायत है ना। तो इस ब्लड कैंसर को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको जो है वो हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब ब्लड कैंसर होता है तो उसमें कैंसर का मतलब ही होता है जब शरीर के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे, जब शरीर के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे सेल्स का, तो उसको आप बोलेंगे कि ये कैंसर का रूप ले रहा है। लेकिन रक्त कैंसर जो है इसमें WBC के कोशिकाओं का ग्रोथ होता है, ना कि RBC के। RBC के कोशिकाओं के ग्रोथ को हमने पॉलीसाइथेमिया नाम दिया था, और यहां पर WBC की कोशिकाओं में अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे तो इसको हम ल्यूकेमिया कहेंगे। ठीक, अब आइए तीसरे प्रकार की कोशिकाएं देखें। जो तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, हिंदी में आप इसे पट्टिकाणु कहेंगे, और अंग्रेजी में इनके लिए एक और टर्म है, जैसे RBC को इरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट बोला गया, प्लेटलेट्स को जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स, साइट्स का मतलब कोशिका, और थ्रोम्बो शब्द इसलिए आया है क्योंकि ये थ्रोम्बिन नाम का जो द्रव है उसको बनाने, उसको निर्माण और उसके स्रावित करने का काम करते हैं। औसत संख्या की अगर बात कर ली जाए तो रक्त में जितने प्रकार की कोशिकाएं हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, उसमें से ये दूसरे नंबर पर आते हैं क्योंकि जो इनकी औसत संख्या होती है वो प्रति घन मिलीमीटर आयतन में कितनी होती है, 1.5 से 3 लाख जो है वो इनकी संख्या होती है। 1.5 से 3 लाख, 1.5 से 3 लाख जो है वो इनकी संख्या आपको मिल रही है। कितनी मिल रही है, 1.5 से 3 लाख जो है इनकी संख्या मिल रही है आपको, औसत संख्या। और इनका मुख्य कार्य क्या है, तो कहा कि प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है वो है रक्त स्कंदन में सहायता करना। किसमें, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें ये सहायता करने का काम करते हैं। कैसे सहायता करेंगे, तो निश्चित रूप से जब मनुष्य के शरीर से रक्तस्राव होना शुरू हुए, ब्लड सिक्रीट होना शुरू हो जाए, तो उस केस में ये क्या करेंगे, ये काम करते हैं प्लेटलेट्स सबसे पहले। किसी भी कारणवश प्लेटलेट्स की संख्या में अगर कमी आ जाए तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। देखिए, साइटोपेनिया टर्म जब भी आए तो आप ध्यान रखेंगे संख्या में कमी, कोशिकाओं की संख्या में कमी की बात की जा रही है। साइटोपेनिया का मतलब कोशिकाओं की संख्या में कमी, क्या कहेंगे, कोशिकाओं की संख्या में कमी कहेंगे। तो इस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को आप ध्यान में रखेंगे। थ्रोम्बो मतलब यहां पर थ्रोम्बोसाइट्स की बात कर रहे हैं, और साइटोपेनिया जो हो गया उसका मतलब कोशिकाओं की संख्या में कमी आ गई।
तो अगर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है तो इसको आप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। ध्यान रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में अगर असामान्य वृद्धि हुई तो उसको ल्यूकेमिया आपने पीछे देखा, लेकिन जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है इसकी संख्या में अगर आप कहते हैं कि वृद्धि होती है ना, तो ये वृद्धि बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती है, ठीक है, और ज्यादा नॉर्मली होती भी नहीं है, सामान्य रूप से इसकी संख्या में कमी ही देखने को मिलती है। ओके, अब चूंकि ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं या फिर जिनको आप प्लेटलेट्स बोल रहे हैं, ये प्लेटलेट्स चूंकि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में योगदान करते हैं, इन्हीं की वजह से रक्त स्कंदन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो आइए देखिए रक्त स्कंदन की प्रक्रिया या फिर जो प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है ये है क्या। ठीक है, देखिए प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले रक्त वाहिका को चोट लगती है, यानी रक्त वाहिका किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है, और क्षतिग्रस्त होने के कारण होता यह है कि जो रक्त वाहिका है उससे रक्त बहना या उसका स्राव जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे ही रक्त वाहिका को चोट लगती है सबसे पहले रक्त वाहिका का संकुचन होता है। यह संकुचन भी इसलिए ही होता है रक्त वाहिका का, ताकि वो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करे कि जो रक्त बाहर आ रहा है वो कम मात्रा में आए, है ना, वो कम मात्रा में आए। इस प्रक्रिया को जिसमें रक्त वाहिका संकुचित हो रही है इसको हम बोलते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स ये सक्रिय हो जाते हैं रक्त वाहिका के संकुचन के साथ ही, क्योंकि रक्त के अंदर प्लेटलेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ये प्लेटलेट्स सक्रिय हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। ठीक है, जब प्लेटलेट्स जो है वो चिपकने लगेंगे तो ये जिस ओपनिंग के पास है ना, जिस ओपनिंग के पास से रक्त बाहर आ रहा है वहां पर ये एक तरीके के प्लेटलेट्स प्लग का निर्माण कर देंगे। ये क्या कर देंगे? प्लेटलेट्स प्लग का निर्माण कर देंगे। लेकिन ये प्लग ऐसा नहीं है कि जो रक्त के स्राव को पूरी तरीके से रोक पाए। तो जैसे ही प्लेटलेट्स प्लग बनेंगे ये क्या करेंगे? रक्त के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको सक्रिय कर देते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर सक्रिय हो जाते हैं। इसमें जो प्लेटलेट्स होता है उसके अंदर अक्रिय एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का सब्सटेंस होता है। इस प्रोथ्रोम्बिन को क्या करते हैं? ये सक्रिय कर देते हैं। ठीक है, वैसे ये रक्त में होता है, प्लेटलेट्स में नहीं। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त में मौजूद होता है उसको क्या करते हैं? सक्रिय कर देते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो अब कन्वर्ट होकर किस में बदल जाता है? थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ये जो थ्रोम्बिन है ये रक्त के अंदर, अभी आपको पीछे प्रोटीन बताया था, फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन जो प्लाज्मा में मौजूद होता है। ये प्लाज्मा में मौजूद उस फाइब्रिनोजेन को, फाइब्रिनोजेन जो है वो अक्रिय रूप में होता है, उस अक्रिय फाइब्रिनोजेन को सक्रिय बनाते हैं। जब फाइब्रिनोजेन सक्रिय बन जाता है तो इसको हम फाइब्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रिन कहते हैं। तो थ्रोम्बिन जो है वो अक्रिय फाइब्रिनोजेन को किस में परिवर्तित कर देता है? फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। जब ये फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है तो जो फाइब्रिन है वो रेशों के समान बन जाते हैं, और ये रेशे जो हैं वो एक दूसरे से ऐसे उलझते हैं, एक दूसरे से उलझकर इस तरीके से जो है वो नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, एक जाल बना देते हैं। और जाल नुमा जब संरचना बताएंगे तो पीछे से जो रक्त आ रहा है उस रक्त की कोशिकाएं उस जाल में फंस जाएंगी, बाहर नहीं आ पाएंगे, और जो जाल बंद हो जाएगा तो उससे जो पूरा हिस्सा है रक्त का वो थक्के के रूप में वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, और इस तरीके से जो रास्ता है वो क्लॉग कर दिया गया, तो अब रक्त का स्राव जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज जो है वो हमें रक्त के विषय में जाननी है। रक्त की पूरी संरचना में आप ये सारी चीजें जो है वो समझ लें। ठीक है, अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो ये छोटी छोटी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रक्त वाले चैप्टर का एक हिस्सा हो गया। रक्त वाले चैप्टर का जो है ये एक हिस्सा हो गया। इस रक्त वाले चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो एक्चुअली रक्त समूह या ब्लड ग्रुप से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त समूह या ब्लड ग्रुप से संबंधित है। देखिए, मानव के शरीर में जो रक्त होता है उसके रक्त को सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये देखा कि जो रक्ताधान किया जाता है, यानी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एक व्यक्ति
से रक्त निकालकर और दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो ज्ञात सूचनाएं हैं उसके अनुसार रक्त जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। रक्त जो है उसमें प्लाज्मा जैसा जो है वो सब्सटेंस भी है जो उसको द्रवित रूप में रखता है, और इस रक्त को आप रंग की भांति पानी में घोलकर बना नहीं सकते, बल्कि रक्त जो है वो अपने आप में एक टिश्यू है, एक उत्तक है, जिस उत्तक के अपने विशेष काम है। आप देख रहे हैं 3 प्रकार के ये काम कर रहा है, और इसलिए अगर किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त जो है वो कम पड़ता है या रक्त की किसी प्रकार से कमी आ जाती है, तो उसका जो रिप्लेसमेंट है ना, उसका जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट किसी दूसरे व्यक्ति से रक्त लेकर ही हो सकता है। तो एक जमाना था जब रक्त को हम सिर्फ एक लाल रंग का द्रव शरीर में समझते थे, और हमारे लिए ये था कि भाई रक्त में इस तरह की चीज जो है ना, अगर कोशिकाएं वगैरह हमें समझ में आ भी रही है तो कोई बात नहीं, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के रक्त में किसी तरीके का कोई जो है वो अंतर नहीं है। आपने नाना पाटेकर की वो वाली मूवी देखी होगी जिसमें जो है नाना पाटेकर जो है वो अपनी उंगली को भी इस तरीके से जो है वो पत्थर से मारकर जो है वो कुचल देता है, एक दूसरे व्यक्ति के उंगली को भी पत्थर से मारकर कुचल देता और हाथ पर ऐसे ऐसे जो है वो अपने खून लगा देता, कहता देखो यहाँ खून में कहाँ कमी है ना, खून में कहाँ कमी है, मेरा भी खून लाल है और इसका भी खून जो है वो लाल है। तो आप इसी तरीके से समझे कि शुरुआत में लोगों को यही दिखता था कि भाई दोनों जो है, दो व्यक्तियों के शरीर में जो रक्त बह रहा है दोनों ही लाल रंग के हैं, कुछ करना नहीं है, बस वहां से रक्त निकाल के इस व्यक्ति को दे देना है। आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि किस तरीके से जब एक व्यक्ति को, या सपोज के लिए कर लीजिए कि फिल्म के हीरो को जो है वो रक्त चाहिए होता है, तो उसका एक दोस्त जो है वो बगल के बेड पर जो है वो लेट जाता है और वहां से एक बोतल से जा रहा होता है रक्त उस बोतल में दोस्त के शरीर से निकलकर, और उसी बोतल से दोबारा जो है वो रक्त हीरो के शरीर में जा रहा होता है। उसमें किसी तरीके की कोई चेक करने वाली स्थिति नहीं होती। लेकिन लैंडस्टीनर ने यह देखा कि जब रक्तदान हो रहे हैं तो सारे रक्तदान सफल नहीं हो रहे, बल्कि उसमें से कुछ व्यक्तियों में जब रक्तदान किया जा रहा है तो उसमें रक्त लेने वाले व्यक्ति को नुकसान हो जा रहा है, और कई परिस्थितियों में रक्त लेने वाला व्यक्ति मर भी जाता है ना। तो इस पर लैंडस्टीनर ने बहुत सोच विचार किया, शोध किया, रिसर्च किया, और इसके बाद वो एक नतीजे पर पहुंचे कि भाई एक्चुअली सभी व्यक्ति का रक्त सभी व्यक्ति के शरीर में नहीं डाला जा सकता। किसी भी व्यक्ति का रक्त लेकर, किसी भी दूसरे व्यक्ति से रक्त लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वो डाला नहीं जा सकता। यहां पर कुछ विशेष चीजें हमें जानने की आवश्यकता है। तो सर कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में यानी 1902 में जो है वो दो तरह की चीजें देखी उन्होंने ये देखा कि रक्त में जो है वो अभिश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन होता है, और रक्त में जो है वो क्लंपिंग जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। होता क्या है, तो कहते हैं कि जब दाता का मतलब डोनर जो रक्त दे रहा है, जब दाता रक्त की कोशिकाएं प्रापक के शरीर में, प्रापक का मतलब हो गया जो रिसीवर है, प्रापक के शरीर में पहुंचकर थक्का बना लेती हैं, या जब दाता और प्रापक का रक्त समान नहीं होता तब ऐसी स्थिति होती है। इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अभिश्लेषण बोलते हैं, या फिर इसको क्लंपिंग भी कहा जा सकता है। यानी रक्त का थक्का बन गया, भाई देने वाला तो तैयार था और देने वाले ने दे भी दिया, लेकिन जब उसका रक्त प्रापक यानी रिसीवर के शरीर में पहुंचा तो वहां पर किसी प्रतिक्रिया के कारण उसका रक्त जो है वो थक्का बन गया, यानी पहले से भी जो उसके पास रक्त था उसमें भी थक्का बन जाता है, और इस तरीके से उस व्यक्ति को काफी ज्यादा नुकसान होता है और कई परिस्थितियों में मैंने बताया उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में लैंडस्टीनर जो था उन्होंने मानव के रक्त की आरबीसी की जो कोशिका है उनकी कोशिका कला पर यानी उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक प्रकार का प्रोटीन की उपस्थिति को बताया। उन्होंने कहा कि मानव के शरीर की जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर या फिर जो कोशिका कला है ना, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलेंगे, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहा उन्होंने? एंटीजन नाम दिया। उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि ये एंटीजन है।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब अभी हम पीछे पढ़ रहे थे एंटीजन टर्म मैंने यूज किया था, एंटीजन का मतलब होता है एंटीबॉडी जेनरेटिंग। एंटी टर्म एंटीबॉडी के लिए और जेन टर्म जो है वो जेनरेटिंग के लिए, जेन टर्म जो है वो जेनरेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो एंटीबॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं इनको एंटीजन बोलते हैं। मानव के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसा ही एक एंटीजन पाया जाता है, जिस एंटीजन को अगर आप उसके केमिकल कॉम्पोजिशन या उसके रासायनिक संगठन के तौर पर देखेंगे तो वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ये जो एंटीजन होते हैं ये बेसिकली एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडी, यानी किसी भी दूसरे कोशिका या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थ के प्रतिक्रिया में ये पदार्थ बनाने का काम करते हैं, जिससे कि उन पदार्थों को फॉरेन समझकर मारा जा सके। फॉरेन का मतलब उनको बाहरी समझकर, वो शरीर का हिस्सा नहीं है ऐसा समझकर उनको समाप्त किया जा सके। ये एंटीबॉडीज का काम होता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि मानव के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो एंटीजन पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक एंटीजन होता है ए और दूसरा एंटीजन होता है बी। ए एंटीजन और बी एंटीजन दो प्रकार के एंटीजन उन्होंने बताए और उन्होंने ये कहा कि या तो किसी मनुष्य के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन मिलेगा या फिर किसी मनुष्य के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बी एंटीजन मिलेगा। या तो ए एंटीजन होगा या फिर क्या होगा? बी एंटीजन होगा। जिस मनुष्य के आरबीसी, रक्त के आरबीसी के ऊपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन मिलेगा, उसके रक्त टाइप को या उसके ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे। जबकि जिसका एंटीजन बी हो उसको हम क्या बोलेंगे? बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे और बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। दो प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कहें कि कोई मनुष्य ऐसा भी है जिसके आरबीसी पर ना ही ए एंटीजन, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ना ही ए एंटीजन मिल रहा है और ना ही बी एंटीजन मिल रहा है, उस स्थिति में उस मनुष्य के रक्त समूह को हम क्या बोलेंगे? उसको हम ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। और इसी तरीके से जो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह प्रस्तुत किया उसको हम एबीओ रक्त समूह या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम जो है वो कहते हैं। ये चीज समझ में आई आपको कि भाई कुछ करना नहीं है, ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ओ होगा। ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का एंटीजन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिल रहा है। आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ए एंटीजन है तो आप कहेंगे कि ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन कैरी कर रहा है तो बी एंटीजन है, और दोनों में से कोई एंटीजन कैरी नहीं कर रहा है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ओ ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, ये तीन चीजें तो आपको बता दी मैंने। लेकिन इसके बाद जब लोगों ने ये जान लिया तो लोगों ने समझ लिया कि भाई ऐसा है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसको अगर रक्त चाहिए तो किसी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ढूंढो तब जाकर उसको रक्त दो। बी ब्लड ग्रुप वाले को रक्त चाहिए तो बी ब्लड ग्रुप वाले को ढूंढो और तो रक्त दो। ओ ब्लड ग्रुप वाले को चाहिए तो आप क्या करो? ओ ब्लड ग्रुप वाले को ढूंढो तब रक्त दो। हालांकि उसमें यह भी पता चला कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई शोध नहीं हुआ। ये सारी चीजें चल रही थी कार्ल लैंडस्टीनर के अनुसार। तभी कुछ केसेस ऐसे भी मिले जहां पर ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हुआ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया तो व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का बन गया और व्यक्ति मर गया। फिर से अन्य वैज्ञानिकों की नजर जो इस चीजों पर थी उन्होंने और शोध किया और उसमें से दो वैज्ञानिक, डी कैस्टेलो और स्टर्ली नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक चौथे रक्त समूह को भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसी श्रेणी में चौथा रक्त समूह भी उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा कि एक रक्त समूह ए बी भी होगा, है ना। ए बी और ओ रक्त समूह के अलावा एक चौथा रक्त समूह होगा जिसको हम ए बी बोलेंगे। ए बी क्यों बोला? तो उन्होंने कहा कि लैंडस्टीनर ने जो बताया था कि मानव के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर या तो ए एंटीजन होगा या बी एंटीजन होगा, एक केस ऐसा भी होता है जिसमें ये दोनों ही प्रकार के एंटीजन मानव के रक्त के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होंगे, है ना।
ए भी उपस्थित होगा और बी भी उपस्थित होगा। तो इस तरीके से उस व्यक्ति के रक्त समूह को हम क्या बोलेंगे, ए बी रक्त समूह कहेंगे। लैंसटीनर ने यह भी बताया कि व्यक्ति के रक्त में प्लाज्मा में जो व्यक्ति के रक्त जो होता है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन तो होते हैं लेकिन साथ के साथ जो प्लाज्मा होते हैं, इन प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन भी होते हैं या कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एक तो ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए और बी दोनों एंटीजन और कोई एंटीजन नहीं, इस 4 प्रकार के रक्त समूह को हमने डिफाइन किया। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कौन सा एंटीजन मिल रहा है, कौन से एंटीजन मिल रहे हैं और एंटीजन है भी या नहीं है, अगर नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन लैंडस्टीनर ने यह भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ एंटीजन से मतलब नहीं है, यहां पर आपको मतलब रखना है एक और भी, और वो क्या है कि अगर ओ के पास तो कोई एंटीजन नहीं है, ओ के पास तो कोई एंटीजन नहीं है, तो क्या ओ वाला जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ओ वाले में अगर किसी व्यक्ति का रक्त दिया जाएगा तो क्या वो किसी का भी रक्त ले लेगा क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। लैंडस्टीनर ने कहा ऐसी बात नहीं है, कोई भी रक्त जो है, रक्त चाहे किसी भी समूह का हो और उसके प्लाज्मा आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली पर किसी भी प्रकार का एंटीजन हो, उस एंटीजन के साथ साथ उसके प्लाज्मा में एक खास तरीके के पदार्थ या खास तरीके के छोटे कण भी होते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, इनको हम प्रतिरक्षी प्रोटीन कहते हैं। और ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। लेकिन जब रक्त समूह उन्होंने लिखा था तो उन्होंने ए और बी कैपिटल लेटर में यूज किए थे, एंटीबॉडी को बताने के लिए उन्होंने स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया, स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर बी का, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी का। उन्होंने कहा कि जिसके आरबीसी पर एंटीजन ए होता है, यानी एंटीजन ए यानी ए ब्लड ग्रुप वाला, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं होता, यानी ये वाला जो है नहीं होता। एंटीबॉडी जो भी ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाएगा वो ठीक उल्टा पाया जाएगा। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी पाया जाएगा, अगर बी ब्लड ग्रुप वाला आरबीसी है जिसमें बी एंटीजन पाया जा रहा है तो उसके ब्लड के प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी पाया जाएगा, यानी ऑपोजिट पाया जाएगा। तो 2 तो आप समझ लीजिए सबसे पहले कि जिसके एंटीजन ए है, जिसके आरबीसी पर एंटीजन ए है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं होगा बल्कि एंटीबॉडी बी होगा, ठीक। और जिसके आरबीसी पर एंटीजन बी होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ए होगा, ठीक, ऑपोजिट वाला होगा, ठीक है। ऑपोजिट वाला क्यों होगा, क्योंकि बी एंटीजन बी एंटीबॉडी ही बनाएगा। अब मान लीजिए ए वाले का रक्त आया है ना, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है और उसको रक्त चाहिए, और मान लीजिए उसको रक्त दे दिया किसने, ए वाले ने। तो ए वाले ने जैसे ही रक्त दिया, ए वाले के आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा। अब ए एंटीजन तो क्या है, इसके आरबीसी पर बी एंटीजन है और उसके आरबीसी पर ए एंटीजन है, तो ए एंटीजन तो उसके लिए क्या हो गया, बी वाले के लिए फॉरेन हो गया, बाहरी हो गया। तो बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगा शरीर जो है वो बाहरी वाले को क्या करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो क्या करेगा, वो फटाफट जो बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में है उसका अटैक करवा देगा, किस पर, उस व्यक्ति के आरबीसी पर जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। तो वो क्या करेगा कि उसके पास एंटीबॉडी ए है, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के पास एंटीबॉडी ए है उसके प्लाज्मा में, वो एंटीबॉडी ए एंटीजन को मार देगा और इस तरीके से जो रक्त है उसकी कोशिकाएं वहां पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, किसके, डोनर के, ठीक है। डोनर का जो रक्त है वहां पर उसकी आरबीसी को वो मार देगा। तो सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया। जिसके आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, यानी ओ वाला, तो जिसके आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता उसके प्लाज्मा में दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी होंगे, अर्थात एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी हो गया। अब जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है वो तो बहुत ज्यादा प्रोन हो गया, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया, संवेदनशील हो गया, तो उसको तो कोई भी रक्त दे देना चाहेगा, लेकिन सबका रक्त वो लेगा नहीं, क्योंकि ए और बी एंटीजन उसके लिए क्या है, फॉरेन है। इसलिए उसने क्या किया है, अपने प्लाज्मा के अंदर ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों को रखा हुआ है।
तो इस तरीके से ओ वाले को जो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रक्त दे देगा। ओ वाले को कौन रक्त देगा? ओ वाले ही, ओ ब्लड ग्रुप वाला ही व्यक्ति रक्त दे सकता है, क्योंकि उसके पास भी कोई एंटीजन नहीं होगा और लेने वाले के पास भी कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन जो चौथा केस बताया था कैस्टेलो, डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने, उन्होंने बताया कि आरबीसी पर दोनों एंटीजन भी पाए जा सकते हैं, यानी ए एंटीजन भी मिलेगा और बी एंटीजन भी मिलेगा। यह केस जब आएगा तो उसके प्लाज्मा में फिर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। देखिए, जिसके पास एंटीजन नहीं है उसके पास एंटीबॉडी होगा, जिसके पास एंटीजन है दोनों, उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये एंटीजन और एंटीबॉडी का जो पूरा खेल है, यही खेल एक्चुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस को डिसाइड करेगा कि किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को किस ब्लड ग्रुप का खून जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब मैं आपको इस चार्ट के जरिए ये बताता हूं कि किसको आप कौन सा ब्लड दे सकते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज और भी बताऊंगा कि ये जो ए एंटीजन पाया जा रहा है या बी एंटीजन पाया जा रहा है या ए बी एंटीजन, दोनों ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं या कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, ये सारी चीजें डिसाइड कैसे होंगी? हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का लक्षण अगर डिसाइड होता है तो उस लक्षण को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। उन आनुवांशिक पदार्थों को हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन जो है ये आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। अच्छा, जीन के साथ एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक जीन कई सारे गुणों का वहन कर सकता है, यानी एक ही जीन से कई सारे हमारे शरीर की विशेषताएं या गुण कंट्रोल होंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही गुण को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो है जीन एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बताऊंगा कि हमारे शरीर के त्वचा का जो रंग है ना, ये स्किन का जो कलर है, इस स्किन के कलर को कंट्रोल करने के लिए 9 अलग अलग प्रकार के जीन जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाकर कहीं हमारे स्किन का कलर डिसाइड होता है कि हम किस कलर के होंगे। समझ में आ रहा है? तो स्किन का कलर डिसाइड करने के लिए 9 जीन है, यानी एक से ज्यादा जीन क्या कर रहे हैं? एक से अधिक जीन एक ही गुण या एक ही विशेषता को कंट्रोल करने या नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से मनुष्य के आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली पर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा और कौन सा नहीं पाया जाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए भी मनुष्य के शरीर में क्या होता है? विशेष प्रकार के जीन होते हैं। ये जीन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। या तो IA जीन होगा, IA जीन, कैपिटल आई के ऊपर ए लिखा हुआ है, और या फिर IB जीन होगा, कैपिटल आई के ऊपर बी जीन लिखा है। ये दोनों जो है वो डोमिनेंट जीन है, प्रभावी जीन है। मेंडल ने यह बताया था कि हमारे शरीर में उन्हीं आनुवांशिक गुणों को देखा जा सकता है जिनके जीन प्रभावी रूप से अपनी विशेषता प्रदर्शित कर रहे हों। जो प्रभावी जीन होंगे वो हमेशा अपनी विशेषता प्रदर्शित करेंगे, और प्रभावी जीन के विपरीत अप्रभावी जीन भी होते हैं जो कि अपनी विशेषता प्रदर्शित नहीं कर पाते। ये अप्रभावी जीन अपनी विशेषता तभी प्रदर्शित करेंगे जब उनके साथ कोई प्रभावी जीन जुड़ा हुआ ना हो। ठीक है, अगर उनके जीन का प्रभावी वाला स्वरूप जो है उनके साथ जुड़ा हुआ हो तो वो अपने लक्षण को कभी भी प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। अपने लक्षण को वो सिर्फ तभी प्रदर्शित कर पाते हैं जबकि प्रभावी वाला जीन उनके साथ नहीं होता है। घर में डैडी हैं और डैडी जो है वो उनके आंख दिखाने से भी अगर आपको डर लगता है और आप बच्चे हैं तो आपको ये बहुत स्पष्ट रहेगा कि घर में जिसका प्रभाव है, जिसका डोमिनेंस है, वो है आपके पापा, वो है आपके डैडी, जिनका प्रभाव आपको घर में दिखाई देता है। जब तक डैडी मौजूद हैं तब तक आप अपनी बदमाशियां नहीं कर पाते, यानी आप अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाते। डैडी के साथ साथ मम्मी भी है, मम्मी भी आपकी पेरेंट है, और मान लीजिए कि मम्मी भी डैडी की भांति ही जो है वो आपको डांट लगाती हैं और उनकी डांट से भी आप डरते हैं, तो ऐसी स्थिति में मम्मी का भी प्रभाव है ना? मम्मी का भी प्रभाव क्या है? घर में है। अगर पापा और मम्मी एक जैसे हो जाएं
तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी घर में मौजूद हो तो भी आप बदमाशी नहीं कर पाएंगे, तो भी आप बदमाशी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक प्रभावी व्यक्ति जो है वो आपके घर में मौजूद है। जैसे ही दोनों पेरेंट्स किसी काम से, किसी पार्टी में, किसी रिलेटिव के यहां चले गए हों और आपको घर में अकेले रहने का मौका मिल गया हो, तो अब आप अपना प्रभाव दिखाने लगेंगे, यानी आप छूटकर बदमाशियां करने लगेंगे, राइट। इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो वैसे ही कुछ आप देख लें इस जीन के साथ भी। IA और IB जीन जो हैं ये डोमिनेंट जीन होते हैं मनुष्य के शरीर के अंदर, और उसके साथ साथ एक स्मॉल आई जीन भी होता है, ये रेसेसिव जीन होता है, और ये भी ब्लड में या आपके शरीर में या आपके कोशिकाओं के केंद्रक में जो है वो उपस्थित होता है। IA जीन जो है ये सुनिश्चित करता है कि मनुष्य के आरबीसी के प्लाज्मा पर A एंटीजन आएगा, और IB जीन ये सुनिश्चित करता है कि मनुष्य के प्लाज्मा झिल्ली पर, मनुष्य के आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली पर B एंटीजन पाया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? IA जीन ये सुनिश्चित करेगा और IB जीन ये सुनिश्चित करेगा। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो जो बच्चा गर्भ में आता है माता के, तो उस बच्चे में सिर्फ मां आ रहा है, मां के गर्भ में, लेकिन उस बच्चे में जो गुण होते हैं वो उसके पिता के भी आते हैं, क्योंकि बच्चे का जो जन्म है वो एक युग्मनज से, एक जाइगोट से शुरुआत हुआ, और उस जाइगोट का निर्माण हुआ मादा और नर से मिले हुए जो जनन कोशिकाएं हैं उनके फर्टिलाइजेशन या उसके निषेचन से। यानी नर से मिला स्पर्म, मादा से मिला अंडा या एग, दोनों का निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे जो कोशिका बनी उसको आप जाइगोट बोलेंगे, और उस जाइगोट के फिर विभाजन से जो है धीरे धीरे जो है वो आप कहते हैं एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और फिर उस भ्रूण में जब वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, तो वो बच्चे का शरीर जो है वो ले लेता है। तो अब अगर इन दो जनन कोशिकाओं का निषेचन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे में उन कोशिकाओं में जो केंद्रक होगा और उस केंद्रक में जो आनुवंशिक पदार्थ होंगे वो दोनों ही माता और पिता के आनुवंशिक पदार्थ एक साथ मिलकर जाइगोट में इकट्ठा हो जाएंगे, और इसके बाद जो उस जाइगोट से आगे चलकर भ्रूण, और भ्रूण से वृद्धि होने के बाद बच्चा बनेगा, तो उस बच्चे में तो दोनों ही अपने और माता और अपने पिता दोनों के ही जो है वो आनुवंशिक गुण मिलेंगे। तो ऐसे में हम जब जीन लिखते हैं तो वो हमेशा कैसे लिखते हैं? जीनोटाइप जब लिखते हैं तो हम हमेशा उसको पेयर में लिखते हैं। पेयर में इसलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक जीन आया फादर से और दूसरा जीन आया किससे? मदर से। इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एक जीन मदर से आया और दूसरा फादर से। अगर आप कहते हैं कि मदर और फादर दोनों से IA कैपिटल I और कैपिटल IA वाला जीन आ गया, तो कॉम्बिनेशन कैपिटल IA और कैपिटल IA बना, और इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि उस व्यक्ति के या उस बच्चे के रक्त के आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली पर A एंटीजन ही होगा। लेकिन इसका एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। मान लीजिए माता पिता में से किसी एक से डोमिनेंट IA जीन आ गया और किसी एक में से, किसी दूसरे से जो है वो रेसेसिव I जीन आ गया। ऐसी स्थिति में भी जो स्मॉल I जीन, जिसको आप अप्रभावी जीन या रेसेसिव जीन बोल रहे हैं, वो कभी भी अपनी विशेषता प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक डोमिनेंट जीन यहां पर मौजूद है। तो जो डोमिनेंट जीन मौजूद है, जो पापा ने कह दिया या जो मम्मा ने कह दिया वही होगा घर में। इस बच्चे की कोई नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो एंटीजन पाया जाएगा फिर से प्लाज्मा झिल्ली पर आरबीसी के, वो क्या होगा? A एंटीजन ही होगा। तो दो पॉसिबिलिटी हो रही है, या तो डोमिनेंट IA हो या फिर डोमिनेंट IA और एक स्मॉल या रेसेसिव I जो है वो मौजूद हो। इसके अलावा IB में भी उसी तरीके से IB और IB स्मॉल I हो सकता है। लेकिन जब AB ब्लड ग्रुप वाले को आप देखेंगे, ये तो B ब्लड ग्रुप वाला हो गया, AB ब्लड ग्रुप वाले को देखेंगे तो वहां रेसेसिव की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसमें से मदर और फादर में से किसी एक से IA और किसी दूसरे से IB जीन आएगा, और दोनों के उपस्थिति के कारण A और B, चूंकि दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो दोनों के एंटीजन जो है यहां पर मौजूद रहेंगे। और जब ये प्रभावी जीन अपने आप
से कहीं पर भी नहीं हो, उस स्थिति में अगर मदर और फादर में से किसी एक से स्मॉल आई और दूसरे से भी स्मॉल आई जीन आ गया तो दोनों ही अप्रभावी हैं और इसलिए अब कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। कहां पर? आरबीसी के ऊपर। तो ये तो ब्लड ग्रुप डिसाइड हो गया इससे। अब यहां पर देखिए कि जब ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और कोई एंटीजन नहीं है, ऐसी स्थिति मौजूद हो, तो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में पाए जाएंगे वो कौन से होंगे? मैंने बताया विपरीत वाले होंगे। ए मिल रहा है तो बी हो जाएगा यहां पर, बी मिल रहा है तो ए हो जाएगा यहां पर। ए बी है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा और कोई एंटीजन नहीं है तो ए और बी दोनों एंटीजन जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए यहां पर कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो ब्लड किससे लिया जा सकता है? कहा कि ए वाला जो है वो अपने वाले से ले लेगा, बी वाला अपने वाले से ले लेगा, ए बी वाला अपने वाले से ले लेगा और ओ वाला अपने वाले से ले लेगा। अपने अपने ब्लड ग्रुप वाले से तो सभी ले लेंगे और अपने अपने ब्लड ग्रुप वाले को सभी दे देंगे। ए वाला ए को दे देगा, बी वाला बी को दे देगा, ए बी वाला ए बी को दे देगा और ओ वाला ओ को दे देगा। लेकिन क्या इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी बनती है? कहा इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन सी पॉसिबिलिटी बन जाएगी भाई? तो कहा यहां पर जो है वो ए वाला ए बी को भी दे सकता है, ए बी को भी जो है वो ब्लड दे सकता है। कैसे दे सकता है? क्योंकि ए बी वाले के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो अगर ए वाला उसको ब्लड देगा अपना, तो एंटीबॉडी ना होने के कारण उसके एंटीजन पर कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए वो ए बी वाले को भी दे सकता है। ठीक है। उसी तरीके से बी वाला भी ए बी वाले को दे सकता है क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। ए बी वाला तो स्वयं वाले को दे ही रहा है। और ओ वाला भी जो है वो किसको किसको दे सकता है? तो देखिए ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन ना होने के कारण अगर कोई भी एंटीबॉडी होगा तो वो आक्रमण किस पर करेंगे? यहां तो एंटीबॉडी ही नहीं है, इसलिए ओ वाला जो है वो अपने वाले को तो दे ही सकता है, ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। ध्यान ये रखना, अब कॉमन चीज क्या है? कौन दे सकता है? कौन यूनिवर्सल डोनर हो सकता है? वो व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर हो सकता है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं हो। जिसके पास एंटीजन नहीं होगा वो किसी को भी दे सकता है, और जिसके पास एंटीबॉडी नहीं होगा वो किसी से भी ले सकता है। किसके पास एंटीजन नहीं है? ओ वाले के पास एंटीजन नहीं है। किसके पास एंटीबॉडी नहीं है? ए बी वाले के पास एंटीबॉडी नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप याद रख लेंगे, दिमाग में फीड कर लीजिए, आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी। अब देखिए यहां पर बताया किससे ले सकते हैं, फ्रॉम होम ब्लड कैन बी टेकन। तो ए वाला ए से तो ले लेगा, ओ से भी ले लेगा क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। बी वाला बी से तो ले लेगा लेकिन ओ से भी ले लेगा क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। ए बी वाला जो है ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो उसको किसी भी यहां पर ए बी और ओ वाले को जब एंटीबॉडी ही नहीं है तो किसी चीज का कोई खतरा ही नहीं है। ठीक है। तो ए बी वाले को सभी दे सकते हैं खून, है ना। और ओ वाला जो है इसके पास चूंकि दोनों एंटीबॉडी है, तो अगर ए वाला ओ वाले को रक्त देगा तो ए एंटीबॉडी जो है उस पर अटैक कर देगा। बी वाला अगर देगा तो बी एंटीबॉडी अटैक कर देगा। ए बी वाला अगर देगा तो इसके पास क्या है? ए बी वाले के पास दोनों एंटीबॉडी है, दोनों अटैक कर दिए जाएंगे। तो इसलिए जो ओ वाला है वो सिर्फ और सिर्फ अपने वाले से ही ले सकता है क्या? रक्त, क्योंकि ओ ही एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति किस तरीके से ये बताती है या ये निर्धारित करती है, रेगुलेट करती है कि कौन सा व्यक्ति, किस रक्त समूह का व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है या किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। और इसीलिए यह सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है कि कौन सा व्यक्ति जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है और उसको किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त लेना चाहिए या किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त देना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड टेस्ट करा के ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पर अगर गलत ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड दे दिया गया तो उससे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और लेने वाले को उसकी काफी हानि जो है वो भुगतनी पड़ सकती है। तो ये रही आज की क्लास, जिसमें हमने रक्त के इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझा, रक्त के कंपोनेंट समझे और रक्त में जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है उनको समझा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक जरूर करें, लाइक के साथ साथ अपने सहपाठियों को शेयर भी करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताएं कि आपको अगर किसी और टाइप टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए बायोलॉजी के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।